जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोशनी पब्लिकेशन के। और इस चैनल पे आप लोग हमको मैथ पढ़ाते हुए देखे होंगे, जिसमें मैथ के साथ साथ और सभी विषयों का आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 और 26 के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए इस हमारे चैनल पे हमारे पब्लिकेशन द्वारा आपको मुफ्त पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, जिसमें आपको रोजाना हमारे सभी विषयों का एक या दो वीडियो कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अपना प्यार भी दे रहे हैं, दुलार भी दे रहे हैं, तो आशा है कि इसी तरह से आप सभी अपना दुलार प्यार बनाए रखेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे, ताकि हम लोग और अपनी नई ऊर्जा के साथ काम कर सके। इससे पहले मैंने आपको मैथ का जो प्रश्नावली एक है, जो वास्तविक संख्या है, उसके 1.4 जितने भी अध्याय थे सबको खत्म कर दिया है। आप उसको अपने हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है जिसने भी नहीं देखा है। और आप लोग अपना जो प्यार बना रहे हैं, जितना जल्दी हम लोगों को आपने इतना वैल्यू दिया है, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही हमको प्यार दुलार हमें देते रहिए, ताकि हमारे जो और भी विषय के लोग हैं, टीम है, वो और अच्छे से काम कर सके और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। बस यही हमारे पब्लिकेशन का, रोशनी पब्लिकेशन का चाह है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर अंक आपकी परीक्षा में मिले, आप लोग अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसपे आज के लेक्चर में हम लोग बहुपद, पॉलिनोमियल्स, जो आपका अध्याय 2 है, उसको हम लोग देखेंगे कि पोलिनोमियल्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या सीखना है। आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आप लोग अपने हाथों में कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जैसा करवाया जा रहा है उसको समझिए और उसको उतारते चलिए। और बार बार ये कह रहा हूं मैं कि जो भी करवाया जा रहा है, जिस विषय का भी आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है, उसको आप रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके दिमाग में फिट होगा और आप उससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाइएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा जो दूसरा अध्याय है हमारे पाठ्य पुस्तिका गणित का, मैथ का, उसमें है बहुपद। बहुपद में क्या समझना है? पहले बहुपद, बहुपद का मतलब ही होता है कि जिसमें बहुत सारा पद हो, बहुपद, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद। पद, इसमें आपको पद देखने को मिलेगा। पद के पहले आप लोग सीखिएगा कि वेरिएबल क्या होता है, नॉन कांस्टेंट क्या होता है, चर अचर क्या होता है, उसको भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चर और अचर क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट जिसका मान फिक्स हो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, अचर बोलते हैं। जिसका मान क्या हो? फिक्स हो, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जिसका मान फिक्स नहीं होता है उसको अचर बोलते हैं। जिसका मान फिक्स हो उसको कांस्टेंट, और जिसका मान फिक्स नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल और अचर बोलते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं पहले कि हम क्या सीखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट लिखने के लिए कांस्टेंट को हिंदी में हम अचर बोलते हैं। हेडिंग लगाइएगा आप लोग, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है पहले देखेंगे। कांस्टेंट, जिसको हम लोग अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। आप लोग अपने 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अचर किसे कहते हैं। तो आप लोग कहते थे 1 2 3 4 गिनती का जो संख्या होता है उसको अनंत तक हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप कहिएगा कि सर 1 2 3 4 18 12 20 22 ऐसे चलता जाएगा, ये इन्फिनाइट अनंत तक। ये जो 1 2 3 18 12 20 25 26 102 ये सब को क्या बोलते हैं? हम लोग अचर बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। अचर, अचर क्यों? क्योंकि इसका मान क्या है? फिक्स है। अचर क्यों बोलते हैं? कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मान फिक्स है। 18 बोल दिए तो इसका मतलब 18 ही, बदलेगा नहीं। तो कांस्टेंट उसे कहते हैं कि जिसका मान क्या होता है? फिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे कि जिसका मान क्या हो? फिक्स हो। तो इसको लिखेंगे जिसका मान क्या हो? फिक्स हो। जिसका मान फिक्स हो उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अब वेरिएबल किसे बोलते हैं? चर किसे बोलते हैं?
तो आप कहिएगा वेरिएबल, हेडिंग लगाइएगा वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जिसको हम क्या बोलते हैं? चर, उसे बोलते हैं चर। चर क्या होता है? तो जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो। और इसको किस रूप में लिखते हैं? ए से लेकर के जेड तक जितना भी आता है अल्फाबेट, उस सबको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। तो ए से जेड, जैसे आप बोल दीजिए पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? ये सब चर पद है, इनका मान फिक्स नहीं होता है। ये मान के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से आपस में क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तो उसी को हम चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो आप कहिएगा कि ए से जेड तक जो भी मान लिखे जाते हैं, जो भी अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। पी क्यू आर एक्स वाई जेड के, ये सब क्या है? चर पद है। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो इसको आप क्या ऐसे लिख दीजिएगा, इसको भी आप लिखिएगा कि जिसका मान, जिसका मान क्या हो? जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो, उसके हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जिसका मान फिक्स नहीं है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं, वेरिएबल चर कहते हैं। अब और इसको क्या है? ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जितना भी अल्फाबेट है, उस सबको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। अचर किसे बोलते हैं? कांस्टेंट किसे बोलते हैं? तो आप कहिएगा सर कि जिसका मान फिक्स हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। 1 2 3 4 5 15 16 18 20 25 30, ये सब का सब क्या है? अचर हैं। जो चर जिसका मान फिक्स ना हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं चर। पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक जितना भी अल्फाबेट्स है, उस सबको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो चर और अचर समझ गए हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल समझ गए हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे कि, इसके बाद क्या समझेंगे कि हमारा पद क्या होता है, टर्म क्या होता है। पद समझेंगे कि टर्म क्या होता है। टर्म, अब हेडिंग लगाइएगा टर्म, पद। टर्म क्या होता है, पद क्या होता है? देखिए, टर्म तीन तरीके से हो सकता है। पद, हम पद को तीन तरीके से बांट देते हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपने चर को लिख दिया तो भी क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। अगर हमने अचर लिख दिया, अचर, वो भी क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। और हमने अगर चर अचर, चर तथा अचर के, चर तथा अचर के गुणनफल, अगर हमने चर और अचर के गुणनफल को भी लिख दिया तो क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर पद हो जाएगा। जैसे चर, केवल चर को लिखेंगे। अगर हम सपोज कीजिए एक्स लिख दिए, केवल एक्स लिखे, तो एक्स, एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा? एक पद हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचर में, अगर अचर में हम 9 लिख दिए, 9, तो 9 भी हमारा क्या हो जाएगा? एक पद हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। तो हम अचर, और चर तथा अचर के गुणनफल, चर तथा अचर का जो गुणनफल है उसको अगर एक साथ लिख देंगे, वो भी क्या होगा? हमारा पद हो जाएगा, टर्म बन जाएगा। तो जैसे चर और अचर, तो चर और अचर का गुणनफल जैसे हम लिख दिए 9x, क्या लिख दिए? 9x। तो देखिए 9x, चर और अचर, चर और अचर का गुणनफल आपस में लिख दिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया? टर्म हो गया। अचर को भी केवल लिख दिए तो भी हमारा क्या हो गया? टर्म हो गया। और हम x को भी केवल लिख दिए तो क्या हो गया? हमारा टर्म हो गया। तो टर्म समझ में आ गया, पद समझ में आ गया कि चर को लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अकेले अगर चर को भी लिख देंगे तो पद हो जाएगा। अकेले अगर अचर को भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। और चर तथा अचर के गुणनफल को भी अगर हम लिख दिए तो क्या हो जाएगा? वो हमारा पद हो जाएगा। तो पद के समझ गए होंगे। अब पद के साथ साथ हम अब समझते हैं कि हमारा बहुपद अब क्या कहलाता है। लेकिन बहुपद समझने से पहले हम समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए बीजीय व्यंजक और बीजीय समीकरण में अंतर है। बीजीय व्यंजक क्या होता है और बीजीय समीकरण क्या होता है?
बीजीय व्यंजक यह होता है कि जिसमें या तो केवल एलएचएस दिया रहे ना तो केवल आरएचएस दिया रहे, एक ही दिया रहे। लेकिन आप जब बीजीय समीकरण लिखते हैं तो उसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों दिया रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक समीकरण कहते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसमें केवल एक ही टर्म दिया रहता है, या तो एलएचएस दिया रहेगा नहीं तो आरएचएस दिया रहेगा, उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। समीकरण में बराबर के उधर भी दिया रहेगा और बराबर के पहले भी दिया रहेगा, वो क्या होता है, बीजीय समीकरण होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि बहुपद समझने से पहले हल्का सा थोड़ा सा हम क्या समझ लेते हैं, बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है। तो आप कहिएगा सर बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, तो आप कहिएगा बीजीय व्यंजक वह होता है कि अगर हम चर तथा अचर के गुणनफल को प्लस या माइनस के रूप में लिख देते हैं, उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। चर तथा अचर के गुणनफल को सबको एक साथ प्लस या माइनस के रूप में लिख देंगे तो उसको क्या कहते हैं, हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम लिखना चाहें 2x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें चर अचर का गुणनफल है, 2x चर अचर का गुणनफल है, और उसको हम किस रूप में लिख दिए हैं, उसको हम प्लस माइनस के रूप में लिख दिए हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा बीजीय व्यंजक हो जाता है। जब हम चर और अचर के गुणनफल को एक साथ प्लस माइनस के रूप में लिख देते हैं, या तो प्लस के रूप में लिख दें या माइनस में एक साथ लिख देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक समझने के बाद से हम समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। अब बहुपद क्या होता है, बहुपद को समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। पहले बताया था कि अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब कि बीजीय समीकरण और बीजीय व्यंजक अलग होता है। बीजीय समीकरण में क्या होता है कि बीजीय समीकरण में एलएचएस और आरएचएस दोनों दिया रहता है, लेकिन बीजीय व्यंजक में या तो केवल एलएचएस ही दिया रहेगा ना तो केवल आरएचएस ही दिया रहेगा, एक ही कोई दिया रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, उसी हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। और बीजीय समीकरण किसे कहते हैं, तो बीजीय समीकरण उसे कहते हैं जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों दिया रहा है। इसका मतलब ये कि बराबर के इधर वाले को एलएचएस और आरएचएस कहते हैं, तो बराबर के पहले भी दिया रहे और बराबर के बाद भी दिया रहे। बराबर कहने का मतलब है इक्वल के बाद भी दिया रहे, उसे ही हम क्या कहते हैं, बीजीय समीकरण कहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद कहलाता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, पोलिनोमियल बहुपद, पोलिनोमियल 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 बहुपद। बहुपद का परिभाषा क्या होता है, बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है। बहुपद हमने चर अचर पद बीजीय व्यंजक सा समझ लिया, अब समझना है कि पोलिनोमियल बहुपद क्या कहलाता है। तो बहुपद क्या कहिएगा कि बहुपद क्या कहिएगा, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे ही हम बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, क्या चर का घात हमेशा क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद को लिखेंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात
जिसका चर का घात, जिसका चर का घात हमेशा, चर का घात, घात मतलब पावर, जिसके चर का घात हमेशा क्या होता है, जिसका चर का घात हमेशा, जिसके चर का घात हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या होता है, उसे ही आप क्या कहते हैं, उसे ही हम बहुपद कहते हैं। उसको समझेंगे। इसका चर का घात हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात, चर का घात का मतलब पावर, हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा जाता है। बीजीय व्यंजक इसके पहले समझाए थे कि जब हम क्या करते हैं, चर और अचर के गुणनफल को प्लस या माइनस के रूप में एक साथ लिख देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, आप कहिए कि सर बीजीय व्यंजक कहते हैं। और वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात पावर हमेशा पूर्ण संख्या होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, ये पहले के क्लास में मतलब बहुपद, जब इस चैनल पे आपके मैथ का शुरू हुआ था लेक्चर, उस लेक्चर शुरू होने से पहले पहला वीडियो आपका सिलेबस का था, और दूसरा वीडियो ही आपका क्या था, इसी चीज का था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, सम, ये सब का। तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा। लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो आप कहिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, गिनती की संख्या जो होता है, अगर उसको हम जीरो से शुरू कर देते हैं, जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या भी यहाँ पे बता देते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर जिसे बोलते हैं। पूर्ण संख्या आपका क्या होता है, तो जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 बढ़ता चला जाएगा कहां तक, इन्फिनाइट, अनंत तक। मतलब इसका कि प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता था, और प्रकृत संख्या के में हम अगर जीरो लगा दे, जीरो से शुरू कर देते थे, 1 2 3 4 5 6 लगा करके इसको अनंत तक लिख देंगे, वहीं हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू हो जाता है उसे पूर्ण संख्या, और जो 1 से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या समझ गए कि जो जीरो शुरू होता है। इसका मतलब कि जब भी हम बीजीय व्यंजक लिखेंगे, अगर उसको बहुपद के रूप में लिखेंगे, तो कहने का मतलब होगा कि उस बीजीय व्यंजक के चर पर हमेशा 0 1 2 3 4 इसी के बीच यही नंबर का कोई घात रहेगा, पावर रहेगा। पूर्ण संख्या का मतलब यह भी है कि वो हमेशा धनात्मक में रहे, प्लस में रहे, माइनस में भी नहीं रहे। अगर वह माइनस में हो गया तो पूर्ण संख्या नहीं हुआ। तो अगर चर पर, चर के घात पर माइनस है तो वह बहुपद नहीं होगा। फ्रैक्शन है, भिन्न है। अब देखिए, पूर्ण संख्या में कहीं भिन्न है नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्ट वैल्यू है, और किसमें, धनात्मक है, प्लस में है। तो चर का घात अगर माइनस भी हो गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर चर का घात फ्रैक्शन में हो गया, भिन्न में हो गया, तो भी वो माइनस नहीं कहलाएगा। अगर चर का घात दशमलव में हो गया, फिर भी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद कब कहलाएगा, कि जब बीजीय व्यंजक का चर का घात हमेशा क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एग्जैक्ट वैल्यू प्लस में हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, उसको बहुपद कहेंगे। समझेंगे कि उसको कैसे लिखेंगे। लेकिन अब आप देखिए, बीजीय व्यंजक है, अब बीजीय व्यंजक पर तो एक कंडीशन लागू नहीं होता है कि वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए।
बीजीय व्यंजक तो प्लस में भी हो सकता है, बीजीय व्यंजक का चर का घात प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो आप सभी बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा, यह सिर्फ किस पे लागू हो रहा है? यह सिर्फ बहुपद पर, पॉलिनोमियल पर लागू हो रहा है, बीजीय व्यंजक पर नहीं लागू हो रहा है। बीजीय व्यंजक को तो हम चर अचर के गुणनफल को प्लस माइनस के रूप में लिख देंगे, वही हमारा क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो बीजीय व्यंजक होता है वो बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीजीय व्यंजक प्लस में भी उसके चर का घात प्लस भी हो सकता है, बीजीय व्यंजक का चर का घात भिन्न भी हो सकता है, दशमलव भी हो सकता है। तो सभी के सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है, लेकिन जितना भी बहुपद होगा वो सबका सब बीजीय व्यंजक होगा। जितना भी बहुपद होगा वो सब क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। तो इस बात को आप लिखिएगा क्या कि सर सभी जो हमारा बीजीय व्यंजक है, सभी बीजीय व्यंजक है, जितना भी बीजीय व्यंजक है वह सबका सब बहुपद नहीं हो सकता है, लेकिन सब सब बहुपद क्या हो सकता है? बीजीय व्यंजक हो सकता है, सब बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकता है। तो लिखते हैं कि सभी, नोट में लगाकर लिखिएगा, नोट में, नोट कि सभी बहुपद, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक, सभी बहुपद क्या हो सकते हैं? बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। सभी बहुपद बीजीय व्यंजक सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, परंतु सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक परंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। क्या कहिएगा कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होता है परंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। इसको आप नोट में करके लिख लीजिएगा कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होता है परंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। नहीं होता है। सभी बहुपद आपका क्या होता है? सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होता है परंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। पहले पोलिनोमियल बहुपद के बारे में क्या समझे आप? तो आप कहिएगा सर पोलिनोमियल क्या होता है? तो पोलिनोमियल बहुपद का मतलब यह कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका क्या हो, चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। जिसका चर का घात हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। अब समझते हैं कि क्या बहुपद। जैसे देखिए 2x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। अब देखिए ये क्या है? बहुपद है। कैसे? क्योंकि इसके जो चर का घात है, चर मतलब x जो लिया गया है, इसके चर का घात पर क्या है? 5 4 3 2। ये क्या है? यह पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए क्या है? यह बहुपद में है। अगर आपसे पूछे कि बहुपद, ये बहुपद है कि नहीं, अब आपसे अगर पूछा जाए कि x के पावर माइनस 5 प्लस 2x4 माइनस 3x क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, क्या यह बहुपद है?
तो आपको ये कि सर नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि यहाँ पे जो चर का घात है x के पावर जो है ये माइनस में है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या जो हमेशा प्लस में 0 1 2 3 4 ये क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अगर हम ऐसे भी लिख दें कि x के पावर 2/5 प्लस 3x -2, क्या ये बहुपद है? तो आप कहिएगा नहीं, ये भी बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर का पावर है। आप कहिएगा सर चर का पावर भिन्न में है, भिन्न में भी नहीं रहना चाहिए। तो बहुपद कब हो सकता है? कि जब चर का पावर हमेशा क्या रहे? हमेशा ही चर का पावर हमेशा पूर्ण संख्या रहे, उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? बहुपद। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पावर हमेशा पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। आशा करते हैं ये सब बातों को आप क्या किए होंगे? समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अगला अपना जो हमारा टॉपिक होगा उसको समझेंगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया पद। अब इसमें ये पद है, पद समझाया था कि चर और अचर के गुणनफल को जब एक साथ हम लिख देते हैं वो क्या होता है? हमारा पद होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चर और अचर के गुणनफल को एक साथ लिख दिया गया है। चर और अचर के गुणनफल को एक साथ लिखा गया है ना, ये चर अचर एक साथ लिखा गया है उसके गुणनफल को, तो ये पद है। और इसमें संख्या क्या है? तो आप कहिएगा सर संख्या कितना है? 2 है, तो संख्या 2 जो हमारा संख्या है। इसमें चर क्या है? तो इस पद में चर कहिएगा तो x जो हमारा चर है। अचर क्या है? अचर जिसका मान फिक्स हो, 2 1 2 10 12 जो भी गिनती की संख्या हो, क्या है? अचर है। इसमें 2 क्या है? अचर है। तो यही हमारा क्या था? पद था। अब देखिए बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर, अगर बहुपद के संख्या के पद के आधार पर, जैसे ये पद लिखा गया है, अगर बहुपद एक पद में हो उसे हम एक पद, जैसे में अगर हम केवल लिख दिए 7x 2x² 3x³, इसमें कितना पद है? आप कहिएगा सर एक पद है। क्यों? क्योंकि देखिए 7x 2x² 3x³, इसमें कितना पद लिखा गया है? केवल एक पद लिखा गया। ये पद अभी कैसे है? तो आप कहिएगा सर टर्म है कि चर और अचर के गुणनफल को लिख दिया गया। वही क्या होता है? टर्म। चर और अचर गुणनफल को लिख दिया गया है, चर और अचर के गुणनफल को एक साथ लिख दिया गया है, तो हमारा पद होता था। तो अगर इस तरीके से रहे तो पद के आधार पर जिसमें केवल एक पद हो उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल क्या हो? एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद। जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसको क्या कह सकते हैं? x + 5। अब देखिए इसमें x भी पद है, 5 भी पद है। x क्या है? चर है। 5 क्या है? अचर है। क्या बोले थे कि चर भी, या तो चर भी रहे ना तो अचर है, ना तो चर और अचर का गुणनफल रहे, वो सब क्या होता है? पद होता है, टर्म होता है। तो यहाँ पे चर है, यहाँ पे अचर है, इसको एक साथ लिखा गया है, x + 5 के रूप में लिखा गया है। तो इसमें कितना पद हुआ? तो आप कहिएगा सर 1 और 2 पद हुआ। इसी को हम द्विपदी कहते हैं। जिसमें 2 पद होता है उसको द्विपदी, जिसमें 1 पद होता है उसको एक पद, जिसमें 3 पद जैसे 3x² -4x -9। अब देखिए इसमें कितना पद है? आप कहिएगा 3 है, 1 पद 2 पद और 3 पद। इसमें कितना पद है? 3 पद। तो जिसमें 3 पद होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो बहुपद के प्रकार अधिक पद की संख्या के आधार पर कितने तरीके का होता है? 3 तरीके के, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद, जिसमें 3 पद हो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। टर्म जिसमें 3 टर्म उसमें त्रिपदी, जिसमें 2 गो टर्म है उसे द्विपदी, जिसमें एक ही टर्म है उसे क्या कहते हैं? एक पदी कहते हैं। अब टर्म बताए थे, टर्म केवल अचर भी हो सकता है, चर भी हो सकता है, या फिर चर और अचर का गुणनफल भी क्या हो सकता है? टर्म हो सकता है। अगला जो हमारा है कॉन्सेप्ट उसमें क्या है कि बहुपद की घात, डिग्री। डिग्री क्या कहलाता है? बहुपद का घात क्या कहलाता है? डिग्री क्या कहलाता है? देखिए बहुपद का घात क्या कहलाता है?
कि चर की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। अगर कोई बहुपद लिखा गया है, अगर उसके चर का घात का मैक्सिमम पावर जो होगा वही क्या होगा? बहुपद का घात होगा, उस बहुपद का डिग्री होगा। जैसे अगर हम कोई लिख रहे हैं 2x के पावर 5 माइनस में 4x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 माइनस x प्लस में 9। अब इसमें अगर बहुपद का घात पूछिएगा तो अधिकतम चर का घात कौन सा है? चर की सबसे बड़ी घात। देखिए चर कहाँ है? यहां 1, यहां भी 2 के साथ भी x भी। लेकिन किस चर पर सबसे बड़ा घात है? तो आप कहिएगा सर ये जो 5 ये सबसे बड़ा है, देखिए है ना। तो अधिकतम घात यहाँ पर क्या है? 5 है। इस चर में सबसे अधिकतम घात कौन सा है? 5 है। तो यही बहुपद का घात हो जाएगा। 5 हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद का घात हो जाएगा। तो चर की सबसे बड़ी घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? चर का मैक्सिमम पावर जो होगा वही आपका बहुपद का घात कहलाता है। देखिए अब बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, पहले हमने पढ़ा बहुपद के प्रकार पद के आधार पर, जिसमें एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पढ़ा। लेकिन अब बहुपद के प्रकार घात के आधार पर क्या होता है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद क्या होता है? इसको भी समझेंगे। अब देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब जिसका पावर 1 हो। क्या हो? 1 हो। जैसे हम लिख दे रहे हैं x के पावर x प्लस 4, x प्लस 4। अब यहाँ पे जो चर है इसके घात पर कितना मैक्सिमम पावर क्या है? तो आप कहिएगा सर इसके मैक्सिमम पावर 1 है। चर पर कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब कि उसके पावर घात पर क्या है? पावर पर 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसके मतलब कि 1 है। तो इसी को हम रैखिक बहुपद, जिसके पावर में 1 रहे उसका अधिकतम पावर 1 रहे, 1 से ज्यादा पावर ना रहे, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका अधिकतम घात केवल 1 रहे उसे क्या कहते हैं? रैखिक। द्विघात बहुपद, जिसका अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं हम? द्विघात बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब देखिए चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। यहाँ पे चर का घात 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अधिकतम घात इसमें कितना है? क्या है? 2। अधिकतम घात आप कहिएगा सर 2 है, उसे ही हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। तो जिसमें चर का अधिकतम घात 2 रहता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है? कि इसमें चर का अधिकतम घात क्या रहता है? 3 रहता है। चर का अधिकतम घात 3 रहे, चर का अधिकतम घात क्या रहे? 3 रहे, उसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। देखिए यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है? कोई अगर सर चर का अधिकतम घात 3 है तो चर का अधिकतम घात 3 रहता है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो घात के आधार पर अगर बहुपद का प्रकार देखना है तो हम क्या देखते हैं? कि उसका अधिकतम मैक्सिमम पावर कितना है। लेकिन पद के आधार पर हम बहुपद के प्रकार बताए थे, टर्म गिनकर, पद गिनकर कि किसमें कितना पद है। कि देखिए जैसे यहाँ पे था, तो ये जो बहुपद का प्रकार हमने बताया आपको अभी, एक पदी बहुपद, द्विपदी, जिसमें हमने पद गिना था कि ये यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे एक पद है तो एक पद ही हुआ था। एक पद और 2 पद मिलकर द्विपदी हुआ था। त्रिपदी, एक पद, 2 पद। इसमें आपको पावर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप घात के आधार पर कहिएगा, पावर के आधार पर कहिएगा, डिग्री के आधार पर कहिएगा, तो उसमें क्या हो रहा था? कि उसमें हम चर का अधिकतम पावर देख रहे थे। एक्स पर कितना अधिकतम पावर है, चर पर अधिकतम कितना पावर है, उसको। इसमें पद के कोई लेना देना नहीं है कि किसमें कितना पद है। इसमें आपको मैक्सिमम पावर देखना है कि किसमें कितना मैक्सिमम पावर है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघात बहुपद हो रहा था, मैक्सिमम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद हो रहा था। तो बहुपद के प्रकार आपने घात के आधार पर भी समझा, बहुपद का प्रकार आपने पद के आधार पर भी समझा। हमारा अगला जो है वह है बहुपद का शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है?
बहुपद के शून्यंक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, बहुपद के शून्यंक px कैसे ज्ञात करते हैं, ज्यामितीय अर्थ में हम लोग बहुपद का शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं यह समझेंगे। देखिए शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अगर बहुपद ज्यामिति आलेख के रूप में दे दे, आलेख के रूप में कहने का मतलब कि एक ऐसा रहेगा ग्राफ। देखिए ये सीधा जो लाइन है, इस सीधा लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। और जो ये सूता हुआ सोया हुआ है, जो इसके बीचों बीच ये लाइन कटा है, उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और बीच में जो दिया है उसको हम लोग जीरो शून्य हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं। देखिए जो सीधा लाइन है खड़ा हुआ उसको हम वाई अक्ष, और जो सोया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। अब ये ज्यामितीय रूप हुआ। अब अगर बहुपद का ज्यामितीय अर्थ में हम शून्य ज्ञात करने के लिए देगा, आगे जो हमारा प्रश्नावली 2.1 है ये ज्यामितीय अर्थ पर है, इसीलिए हमने इसको लिया था ताकि यहाँ पे आपको क्या करें, बढ़िया से समझा दें कि आपको वो प्रश्नावली बनाने में दिक्कत ना हो। तो अगर इसमें आपको शून्यकों की संख्या पूछेगा तो कैसे निकालिएगा। देखिए ये वाई अक्ष और इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। अब इसको क्या करता है, अगर आप मान लीजिए आपका एक ज्यामिति ऐसे दे दिया, आपको ऐसे आलेख खींच दिया, ऐसे ऐसे एक आलेख खींच देगा। अब आपसे पूछेगा कि उसमें शून्यकों की संख्या कितना है बताइए। तो बहुपद के ज्यामितीय में आलेख में अगर शून्यकों का संख्या पूछेगा तो हम एक्स अक्ष को देखेंगे। किसको देखेंगे, ये जो सोया हुआ अक्ष है एक्स अक्ष, इसको देखेंगे कि इसको कितना बार ये काटा है, इसको कितना बार ये काटा है। देखिए जितना बार ये एक्स अक्ष को काटा होगा, इस पर जो आरेख खींचा गया है, जो ज्यामिति खींचा गया है, वो कितना बार एक्स अक्ष को काट रहा है, उसी वही हमारा क्या हो जाता है, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखिएगा तो आप कहिएगा सर ये कितना बार काट रहा है, एक्स अक्ष पर देखना है। किसको देखना है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष तो हमारा यही है, तो एक्स अक्ष पर ये जो लाइन आया है, देखिए या तो काट दिया हो, नहीं तो केवल छू के भी एक्स अक्ष को निकल गया हो, वही हमारा शून्यक हो जाएगा। तो एक्स अक्ष देखेंगे, तो एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष पर देखिए कहिएगा सर ये एक बार, यहां पर एक बार हुआ, यहां पर भी काटा है तो ये 2 बार हुआ, यहां पर भी काटा है तो कहिएगा सर 3 बार हुआ। तो एक्स अक्ष पर को यहाँ पे कितना बार काटा है, 3 बार काटा है। कितना बार काटा है, 3 बार। देखिए एक बार यहाँ पे ये और ये जो अक्ष है ये वाई अक्ष है, यहां पर भी काटा है, लेकिन ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। हमको जब बहुपद का ज्यामिति में शून्यक बताना होगा तो हम केवल एक्स अक्ष वाला देखेंगे। किसको देखेंगे, एक्स अक्ष वाला, जो सोया वाला अक्ष रहेगा उसको जो है मतलब जो सूतल रहेगा उसको देखेंगे। उस पर ये जो ज्यामिति खींचा गया है वह एक्स अक्ष को कितना बार काटा है। तो यहाँ पर आप कहिएगा सर 1 2 3 बार काटा है, तो ये शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जितना बार ये काटा रहेगा उतना बार। और एक एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं आपको क्या, कि हमारा ये कितना होगा। देखिए एक लाइन खींचते हैं हम, एक लाइन खींचते हैं पहले। शिवम जी गए कब, ये हमारा एक्स वाई अक्ष और जो जो खड़ा है उसको
वाई अक्ष, और जो सोया हुआ है उसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। उसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। इसको लिखेंगे, क्या होगा, ये हमारा वाई अक्ष, और जो सोया हुआ है उसको एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब इस पे हम क्या करते हैं कि ज्यामितीय आरेख खींचते हैं। ज्यामितीय आरेख खींचते हैं, देखिए एक ज्यामितीय आरेख खींचते हैं, जैसे ले लेते हैं अब इसमें आपको शून्यकों की संख्या बताना है। शून्यकों की संख्या बताइए। तो क्या बताए थे कि जितना बार वो एक शख्स को या तो छुआ हो नहीं तो काटा हो, जो ज्यामिति हमने खींचा है वो या तो एक शख्स को क्या किया हो, छुआ हो, नहीं तो उसको काट दिया हो, उसी को हम क्या कहते हैं, शून्यकों की संख्या कहते हैं। अब इसमें आप बताइए कि कितना बार काटा है या छुआ है एक शख्स को। तो आप कहिएगा सर देखिए यहाँ पर हम केवल स्पर्श ही किया है, केवल क्या किया, स्पर्श। अगर स्पर्श भी कर लिया तो उसको हम काउंट कर लेंगे। एक शख्स हमारा क्या हो रहा था, यही है। एक शख्स कौन सा है, एक शख्स यही है। तो एक बार यहाँ पे काटा है एक शख्स को, एक बार यहाँ पे काटा है, देखिए यहाँ पे छुआ, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे भी क्या क्या है, काटा है। तो जितना बार या तो छू दिया हो नहीं तो काट दिया हो एक शख्स को, उसी को उतना ही, उसी को हम क्या कहते हैं, शून्यकों की संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार छुआ है, एक बार काटा है, तो 1 2 3 शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। शून्यकों की संख्या 3। तो जब बहुपद के ज्यामितीय रचना में आपको शून्यकों की संख्या पूछेगा तो हम कुछ नहीं देखेंगे, देखेंगे कि वह जो रचना खींचा गया है वह एक अक्ष को कितना बार काट दिया है, और जितना बार काटा हो या छुआ हो वो अगर उसको क्या करेंगे, गिनेंगे, काउंट करेंगे, और उस उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो अब आपका जो प्रश्नावली 2.1 है उसको हम लोग देखते हैं। उसमें आपको यही करना है, प्रश्नावली 2.1 जो आपका है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आपको ये दिया गया, दिख रहा होगा, ये ग्राफ दिया है। इस आकृति में बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप इस आकृति को देखिए, इस आकृति में जैसे देखेंगे आप तो कितना है आपका शून्यकों की संख्या। आप कहिएगा सर शून्यकों की संख्या क्या करना चाहिए, ये हवाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कितना बार छुआ है या काटा है वही हमारा क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगा। इस आकृति में आप जो पहला नंबर का आकृति दिया है उसमें देख रहे हैं कि इसमें यह वाई अक्ष को केवल स्पर्श कर रहा है। किसको कर रहा है, वाई अक्ष को। एक्स अक्ष को इसने क्या किया है, स्पर्श भी नहीं किया है, छुआ भी नहीं है। तो इसमें अगर आप शून्यकों की संख्या बताइएगा तो क्या बताइएगा, इसमें अगर आप शून्यकों की संख्या क्या बताइएगा, इसमें शून्यकों की संख्या कितना बताइएगा। आप कहिएगा सर 0 है। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो आरेख खींचा गया है, ये जो इसमें रचना किया गया है, यह एक अक्ष को तो छुए नहीं रहा है न काट रहा है। ये किसको काट रहा है, वाई अक्ष को। वाई अक्ष को हमको कोई लेना देना है या नहीं है, हमको किसको देखना है, केवल एक अक्ष को। तो एक अक्ष को इसने नहीं काटा है तो हमारा इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जितना बार एक अक्ष को काटा रहे वो क्या है, वही शून्यकों की संख्या। अगर उसने एक अक्ष को काटा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, तो हमारा शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। अगला हमारा आकृति क्या है, इसमें देखिए, इसमें कितना बार एक अक्ष को काटा है। तो आप कहिएगा सर इसमें एक अक्ष को आप कहिएगा एक बार काटा है। कितना बार काटा है, यहीं पर ना, देखिए यहीं पर ना काट के जा रहा है। ये तो क्या है आपका वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष को काटा है, ये हमारा एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष को इसने कितने बार काटा है, एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें शून्यकों की संख्या आप क्या कहिएगा, इसमें शून्यकों की संख्या
आपका 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रचना किया गया है, यहाँ पे जो आरेख खींचा गया है, वह एक शख्स को केवल एक बार ही यहाँ पे काट रहा है, बाकी कहीं नहीं काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, देखना है एक शख्स को कितना बार काटा है। जितना बार एक शख्स को छुआ हो या काटा हो, वही हमारा शून्यकों का संख्या हो जाएगा। बहुत आसान है बहुपद का ज्यामितीय। इसमें देखिए ये वाला बताए भी थे, यहाँ पर कितना बार काट रहा है? आप कहिएगा सर एक शख्स तो वही है। ये वाला सोया जो है, यहाँ पर 1 बार, 2 बार, यहाँ पे 3 बार काटा है। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा आपका? कहिएगा सर 3। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 1, 2, 3 बार ही तो काटा है एक शख्स को। वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, वाई अक्ष को भी एक बार काटा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या देखना है? केवल एक अक्ष देखना है। 1, 2, 3 बार काटा है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। इसमें बताइए कितना बार काटा है? देखिए यही कितना बार काटा है? ये 2 बार काटा है, 1 बार और 2 बार। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या आपका कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर शून्यकों का संख्या यहाँ पे कितना बार काटा है? 2 बार काटा है। तो शून्यकों की संख्या 2, शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा? 2। शून्यकों का संख्या 2। अगला हमारा कौन सा आकृति है? ये देखिए, इसमें भी कितना बार एक शख्स को, बस एक शख्स को देखिए, कहिएगा सर 1 बार, 2 बार, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 4 बार। कितना बार काटा है एक शख्स को? 4 बार। तो यहाँ भी हो जाएगा शून्यकों की संख्या, लिखिएगा शून्यकों का 1 नंबर का आपके प्रश्न में आता है पक्का। शून्यकों की संख्या इसमें से 1 नंबर के आपके एग्जाम में आता है। शून्यकों का संख्या कितना हो गया? 4। जितना बार एक शख्स को काटा उतना शून्यकों का संख्या। इसमें शून्यकों की संख्या देखिए क्या बताए थे, या तो काटा हो नहीं तो छुआ भी हो। देखिए इसमें यहाँ पे 1 बार काटा है, यहाँ पे 1 बार छू दिया है, यहाँ पे भी 1 बार छू दिया है। तो या तो जितना बार काटा हो, नहीं तो जितना बार छुआ हो, उसे क्या कहते हैं? शून्यकों का संख्या कहते हैं। तो उस आकृति में देखिए कितना बार काटा छुआ है? कितना बार काटा है छुआ है? आप कहिएगा सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 बार काटा है, यहाँ पे 1 बार छुआ है, यहाँ पे भी 1 बार छुआ है। तो जितना बार या तो स्पर्श किया हो, मतलब कि छू के गया हो, नहीं तो काटा हो, उसे कौन क्या कहते हैं? शून्यकों का संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3, इसमें भी शून्यकों का संख्या क्या होगा? शून्यकों की संख्या क्या होगा? आप कहेगा इसमें भी शून्यकों का संख्या आपका होगा 3। कितना होगा? 3, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द को कितना बार स्पर्श किया है या काटा है? 3 बार। तो आपका जो ये प्रश्नावली 2.1 तक खत्म हो गया। आज हमने आपको बहुत ही सिखाया, जिसमें चर, अचर, बहुपद, बीजीय व्यंजक, पद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, फिर उसके बाद से बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर प्रकार, ये सब समझाया। फिर आपके प्रश्नावली 2.1 था, उसको भी समाप्त करवाया। तो आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारी इस रोशनी पब्लिकेशन को देख रहे हैं, जिसमें आपको आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सारा वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। साथ साथ हमारा पब्लिकेशन 17 सालों से आपके लिए बुक भी लाता है। गोधुली जो आपके हिंदी का बुक है, प्यूसन जो आपके संस्कृत का बुक है, उसको एकदम बढ़िया से कंसाइज वे में बढ़िया से आपका जो एक एक प्रश्न है उसका छोटा छोटा सॉल्यूशन दे दे के और उसको लिखवाया गया है। तो आप उसको ले सकते हैं। आप अगर क्लास 9th में तो आप हिंदी का ले सकते हैं, गोधुली ले सकते हैं। आपके जो भैया हैं, दीदी हैं जो क्लास 11th 12th में हैं, उनके लिए भी हमारा पब्लिकेशन जो है इंग्लिश और हिंदी का बुक मार्केट में उपलब्ध करवाता है। 17 साल से बड़ा ही मतलब हर साल अपने बुक में क्या करता है, अपने बुक में ये सुधार करता है, कंटेंट को ऐड करता है, जोड़ता है। तो आप लोग उसे ले सकते हैं। और दूसरा, हमारा जो पब्लिकेशन है ये आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी लाता है, बेस्ट क्वालिटी के साथ क्वेश्चन बैंक, जो कि बहुत सारे शिक्षक एक साथ बैठते हैं और बहुत सारे विशेषज्ञों के साथ मिलकर के इसको तैयार किया जाता है और बड़ा मार्केट में इसे पसंद भी किया जाता है। तो आप भी इस कैप्टन के जो बुक है क्वेश्चन बैंक उसे ले सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स का बुक भी आता है, जिसमें कि
सभी विषयों को एक साथ उसमें छोटे छोटे कंसाइज वे में ला करके खड़ा कर दिया गया है। साथ साथ हमारा जो मॉडल ऑब्जेक्टिव का भी जो बुक है वो भी आपको मार्केट में आता है, उसको भी हम लोग अगले एक आध 2 दिन में आपको दिखा देंगे और उसका आपको सोल्यूशन करवाया भी जा रहा होगा। जो जो विषय का सिलेबस खत्म हो गया है उसका अगर PYQ जो देख रहे होंगे उस वीडियो में या फिर आप ऑब्जेक्टिव देखते होंगे तो वो हमारे ही जो पब्लिकेशन रोशनी पब्लिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव का बुक है उसी से करवाया जा रहा है। तो आप लोग इसको अपने किसी भी जिला में कहीं भी हो अपने नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर आपका जो Amazon और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन माध्यम है जिससे आप लोग सामान मंगवाते हैं उससे भी आप लोग अपने घर बैठे इस बुक को सभी बुक को मंगा सकते हैं। तो आज ही आप जा करके अपने चैनल पे वेबसाइट पर जाइए, अब फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाइए और इसको ऑर्डर कीजिए और अपने पास रखिए, बहुत काम का है। तो चलिए मिलते हैं आपके जो अगला प्रश्नावली 2.2 है उसके सभी विषयों को तोड़ने फोड़ने के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार दुआर दिए रहिए और चैनल को जितना से अधिक हो सके सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, कमेंट कीजिए और हमें और ऊर्जा दीजिए ताकि हम और अच्छे से काम कर सके और आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा और एजुकेशन दे सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।